नमस्कार दोस्तों, हार्ड एंड शाइन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। स्किल से दूर होगी मुश्किल। जैसा मैंने पिछले हफ्ते आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते आएंगे विशाल खबर के माध्यम से आपके पास अपनी बात रखने को, और इस बार दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि फ्लाई ऐश ब्रिक कैसे, किसी आदमी को अगर फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री में जाना है तो हाउ टू स्टार्ट ए फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी, इस प्रोग्राम के आज के स्पॉन्सर हैं हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एंडेवर इंटेलिजेंट इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, नेस्टा मशीनरी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे स्पॉन्सर्स का। तो दोस्तों जल्दी से समय को व्यस्त नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि एक फ्लाई ऐश ब्रिक कैसे स्टार्ट किया जाता है, फ्लाई ऐश ब्रिक की इंडस्ट्री को कैसे स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश कहाँ से मिलती है, फ्लाई ऐश के क्या रेट्स होते हैं, फ्लाई ऐश से क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का फ्यूचर क्या है, फ्लाई ऐश ब्रिक को स्टार्ट करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, फ्लाई ऐश के लिए कितनी लैंड और बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए कितना पावर कनेक्टिंग लोड ज़रूरत पड़ता है, फ्लाई ऐश ब्रिक का क्या फॉर्मुलेशन होता है, फ्लाई ऐश ब्रिक की कैसे, अगर इन सारे सवालों का आप जवाब चाहते हैं, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं पूरा पेपर ही लेके आया हूँ आपके लिए प्रिपेयर करके, तो अगर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बगैर स्किप के ये पूरा वीडियो देखिए। इस एक वीडियो के माध्यम से ही आप आज पूरी फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया समझ जाएंगे कि इसमें कुछ भी क्वेश्चंस मैंने छोड़े नहीं हैं। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं। छोटे छोटे प्रश्न पहले ले लेते हैं कि फ्लाई ऐश क्या है। दोस्तों फ्लाई ऐश पावर प्लांट्स में कोल को फायर करने के बाद में जो राख निकलती है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है किसी भी पावर प्लांट में, तो वहाँ पे कोल को वॉश करके, कोल को पीस के जलाया जाता है। उसके बाद जो राख निकलती है उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। फ्लाई ऐश इसलिए बोला जाता है कि वो उड़नशील राख होती है। अगर आप उसको ओपन ट्रक में, ओपन ट्रैक्टर ट्रॉली में अगर आप लोड करके ले जाएं तो कहिए 1-2 किलोमीटर के अंदर ही पूरी की पूरी राख हो जाएगी। इट इज़ लाइक ए टेल्कम पाउडर, सो फाइन, लाइक टेल्कम पाउडर, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फ्लाई ऐश। अब दोस्तों फ्लाई ऐश, आप जो ब्रिक इंडस्ट्री में आप जाओगे पावर प्लांट में फ्लाई ऐश के बारे में पता करने, तो वहाँ पर आपको मिलेगी फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश, पॉन्ड ऐश। मेनली ये 3 चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो फ्लाई ऐश वो है जो डायरेक्टली पावर प्लांट से निकलने के बाद वो ड्राई ऐश को साइलोज में कलेक्ट किया जाता है। दूसरी होती है जब एक्सेस क्वांटिटी में फ्लाई ऐश निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीमेंट प्लांट पीपीसी सीमेंट बनाने के लिए फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हिसाब से फ्लाई ऐश का 35% तक सीमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके इस्तेमाल करने का उसकी डिमांड बहुत है। तो सारे सीमेंट प्लांट जो लेते हैं तो साइलो ऐश के थ्रू उसको बल्कर्स, क्लोज ट्रक्स, और आपने देखा होगा टैंकर टाइप के जो बल्कर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब फ्लाई ऐश की डिमांड कम होती है और एक्सेस क्वांटिटी में निकलने लगती है तो उस फ्लाई ऐश को स्टोर करने की जगह नहीं होती, तो पावर प्लांट के आसपास बहुत सारे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, क्योंकि आप उसको ओपन में नहीं छोड़ सकते। अगर आप ओपन में छोड़ेंगे तो पूरे हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा, हवा में उड़ेगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, पावर प्लांट वाले उस फ्लाई ऐश को उस पॉन्ड में डाल देते हैं। तो उसके बाद जब जरूरत होती है तो जेसीबी और चेन माउंटिंग मशीनों के द्वारा उसको किनारे पे लाकर उसको भी दिया जाता है, तो आपको वहाँ पे पॉन्ड ऐश भी मिलेगी, मतलब मॉइस्चर होता है। तीसरी एक बेड ऐश, बॉटम ऐश बोलते हैं, पावर प्लांट में वो भी एक रेसिड्यू निकलता है। तो मोटा मोटी पॉन्ड ऐश, फ्लाई ऐश, बॉटम ऐश आपको पावर प्लांट से ही मिलती है। कैसे मिलती है? आप जब फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री को लगाने के लिए जाएंगे, आप जाके अपने नज़दीकी शहर में जिला व्यापार एवं उद्योग कोड में जब अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो ऑफिस होगी वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो आपको सालाना कितनी फ्लाई ऐश लगनी है उस इंडस्ट्री के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपको पावर प्लांट में अपना कोटा रिलीज कराना पड़ेगा। तो आपको फ्लाई ऐश बनाने के लिए कितनी फ्लाई ऐश की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से पावर प्लांट आपका कोटा रिलीज करता है। उनके कुछ फॉर्मेलिटीज़ के नॉमिनल चार्ज होते हैं। कोई भी पावर प्लांट फ्लाई ऐश का पैसा नहीं लेता। आपके प्लांट तक फ्लाई ऐश को आने के लिए सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है। मतलब मान लीजिए आपके यहाँ पे 200 किलोमीटर दूर से अगर फ्लाई ऐश आ रही है, तो वहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक का पर टन का जो फ्रेट है वही ट्रांसपोर्टर्स आपसे लेते हैं। फ्लाई ऐश का कोई पैसा नहीं लिया जाता ना पावर प्लांट में, और ट्रांसपोर्टेशन के सिर्फ इसमें भाड़े होते हैं। तो आप अपने नज़दीकी जहाँ से भी आपकी फ्लाई ऐश आनी है उसका रेट आप उस हिसाब से किसी भी ट्रांसपोर्टर से पूछ के, या जो दूसरे लोग फ्लाई ऐश बनाए तो उनसे आप पूछ सकते हो कि पर टन क्या रेट पड़ रहा है भाड़ा इसका।
तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया फ्लाई ऐश क्या है, फ्लाई ऐश कहाँ से मिलती है, फ्लाई ऐश के क्या रेट होते हैं, फ्लाई ऐश के क्या टाइप्स होते हैं। अब फ्लाई ऐश से क्या क्या बनाया जा सकता है दोस्तों। देखिए फ्लाई ऐश से सिर्फ आप ब्रिक नहीं बना सकते, फ्लाई ऐश से आप ब्रिक के अलावा बड़े कंक्रीट के ब्लॉक बना सकते हैं, CLC ब्लॉक्स बना सकते हैं, सेलुलर लाइट वेट कंक्रीट ब्लॉक्स। उसके बारे में भी मैं आगे के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है CLC, कैसे बनता है CLC। आज हम सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, तो सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक पे ही बात करेंगे। तो आप फ्लाई ऐश से CLC ब्लॉक्स बना सकते हो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना सकते हो, फ्लाई ऐश ब्रिक के बड़े ब्लॉक्स बना सकते हो। AAC आज आप लोगों ने सुना होगा, एरिएटेड ऑटोक्लेव्स, वो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं जो बिल्डिंगों में लगते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में लगते हैं, तो AAC ब्लॉक्स आप उससे बना सकते हो। दोस्तों विदेशों में अभी LWA लाइट वेट एग्रीगेट्स, ये नाम शायद आप लोगों ने पहले सुना हो कि फ्लाई ऐश से अब गिट्टी बनाई जाती है छत को ढालने के लिए, स्लैब को कास्ट करने के लिए, LWA बोलते हैं उसको, लाइट वेट एग्रीगेट्स। तो LWA, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो फ्लाई ऐश के इस्तेमाल से बनाए जा सकते हैं। फ्लाई ऐश ब्रिक का फ्यूचर क्या है, क्योंकि निश्चित तौर पे अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों तो आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि इस बिजनेस को तो करना है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है। दोस्तों बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक जो है का चलन अब इसलिए बढ़ने लगा है कि NGT और ग्रीन ट्रिब्यूनल और भारत सरकार जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पहला तो देखिए हम जब बिजली जला के, कोयला जला के बिजली बनाएंगे तो उसका जो रेसिड्यू निकलेगा, राख जो निकलेगा, उसको कैसे अपन कहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पॉल्यूट होगा। दूसरा जो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि खेती योग्य भूमि का रकबा दिनों दिन घटता जाता है। वो क्यों घटता जाता है कि जो मिट्टी का ईटा है, अभी साधारण तौर पे आपने देखिए मिट्टी का ईटा ही इस्तेमाल में कंस्ट्रक्शन में आता है। मिट्टी का ईटा जो बनाया जाता है वो किसी भी जमीन की जो ऊपरी सतह होती है 2-3 फीट तक की, उस मिट्टी को खोद कर ही बनाया जाता है, और वही मिट्टी फर्टाइल होती है। उसी मिट्टी में आप कोई धान खेती, चावल, गेहूं जो भी आप उगाते हो, उस मिट्टी की ही उर्वरा शक्ति उसी लेयर तक होती है। तो ये जब इतना एक्सकावेशन होगा तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो खत्म होती जाती है। दूसरा, जब एग्रीकल्चरल लैंड का तो एक है ही है कि भविष्य में अगर हमारे पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं होगी तो हम ईंटा थोड़ी ही खाएंगे, खाना तो अनाज ही है। दूसरा, इसको बनाने के दौर में मैसिव क्वांटिटी में एनर्जी भी वेस्ट होता है। आप कोयला जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कितना धुआं निकलता है। यूपी में देखिए कई जगहों पे चिमनी की हाइट तक निर्धारित होकर रखी है, तो बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक का जो धंधा है, यू कैन से इट इज वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से पैसा कमाने का ये तरीका है। तो फ्यूचर अच्छा है। इवन जो फ्लाई ऐश कुछ शहरों में जहां पावर प्लांट बनते थे पहले कोई इस्तेमाल नहीं करता था, फ्लाई ऐश का डिस्पोजल एक बर्डन था। NTPC बहुत सारे प्रोग्राम चलाता था फ्लाई ऐश के यूज के अवेयरनेस के लिए, लेकिन क्योंकि कोयला रोज जल रहा है, उस राख का अगर संधारण और उसका उपयोग नहीं हुआ तो कहाँ फेंकेंगे। तो लोग प्रोग्राम चलाते थे, बहुत सारी सुविधाएं देते थे, गवर्नमेंट से सब्सिडीज और एड और फ्लाई ऐश फ्री पहुंचा के देते थे कि लोग फ्लाई ऐश को इस्तेमाल करें। अब स्थिति आ गई कि इतने इस इंडस्ट्री का चलन हो गया कि AAC में भी यूज़ हो रही, CLC में भी फ्लाई ऐश हो रही, ब्रिक में भी यूज़ हो रही, ब्लॉक में भी यूज़ हो रही। उसके चलते बहुत सारे जगहों में, भोपाल, इंदौर वगैरह में मुझे सुनने को आता है कि लोगों को फ्लाई ऐश की क्राइसिस हो गई है, बहुत सारे लोगों को तो मिलता नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें कि जिस शहर में आप फ्लाई ऐश ब्रिक की इंडस्ट्री आज लगाने जा रहे हो तो वहाँ पे फ्लाई ऐश की अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ से आएगी, कितनी दूर में आएगी, मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आज की डेट में फ्लाई ऐश की क्राइसिस भी होने लगी है दोस्तों। अच्छा, दूसरा, पावर प्लांट से ही फ्लाई ऐश नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊं, कुछ जगहों पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलते जहाँ पे कोल फायरिंग होती है तो वहाँ से भी जो ऐश निकलते वो भी यूज़ होती है। तो उस तरीके, लेकिन डिपेंड्स कि किस टाइप की ऐश है। हर किस्म की ऐश भी यूज़ नहीं हो सकती, उस ऐश की भी कुछ प्रॉपर्टी है, पर बेसिकली फ्लाई ऐश फिलर मटेरियल है। तो फ्यूचर की मैंने आपसे बात की दोस्तों कि फ्लाई ऐश ब्रिक का फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जगहों पे तो जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें बिल्डर को फ्लाई ऐश ब्रिक लगाना मैंडेटरी हो गया है। और दूसरा, जहां भी फ्लाई ऐश के पावर प्लांट से जहां पे फ्लाई ऐश जनरेट हो रही है उससे 300 किलोमीटर की परिधि के अंदर जो भी निर्माण कार्य होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाई ऐश ब्रिक से होगा। और उन स्थानों पे पावर प्लांट आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक फ्लाई ऐश का परिवहन
बेयर करके अपने खर्चे पे उस फ्लाई ऐश को आपके पास पहुंचाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो सुन। तो बाकी ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ें आप अपने नज़दीकी DIC सेंटर, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, या जहाँ से भी इस बिजनेस से रिलेटेड आपको हेल्प मिल सके, या पावर प्लांट के ऑफिस में जाके आप बाकी चीज़ों को भी क्या क्या लाभ मिल सकते हैं आप वो पता कर सकते हैं। DIC आपको बता देगा कि इस इंडस्ट्री का जब आप सेटअप करने जाओगे तो इसमें कैपिटल की कितनी सब्सिडी है, इंटरेस्ट की कितनी सब्सिडी है। जब आप प्रोजेक्ट को शहर के अंदर लगाते हो, नगर निगम क्षेत्र के अंदर लगाते हो, अर्बन एरिया में लगाते हो तो उसमें कितनी सब्सिडी है। जब आप इस प्रोजेक्ट को रूरल एरिया में रूरल डेवलपमेंट जनरेट करने के उद्देश्य से लगाते हो तो सब्सिडी कुछ ज़्यादा होती है। इसमें कैपिटल की भी सब्सिडी होती है, बैंक फाइनेंसेस ईजिली हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने लेवल पे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं आपको नटशेल में आइडिया दे सकता हूँ कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, और कुछ आपको अपने लेवल पे मेहनत करना। और कुछ प्रश्न ऐसे हों जो आपकी कोई जिज्ञासाएं हों, कुछ क्वेरीज हों, तो यूट्यूब के विशाल खबर के चैनल में कमेंट बॉक्स में जाके इस वीडियो के नीचे अगर आप कुछ मेरे से प्रश्न पूछते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस प्रश्न के उत्तर को लेकर जरूर आऊँगा। दिस इज माई जेंटलमैन कमिटमेंट विथ यू ऑल माई व्यूअर्स। तो दोस्तों, अब आते हैं फॉर्मेलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब आप इस इंडस्ट्री को लगाओगे तो निश्चित तौर पे सरकार की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको DIC में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, MSME के तहत जो भी है। दूसरा, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि इस बिज़नेस को आप चलाओगे तो कितना कमाओगे, कितना खर्चा करोगे, क्या क्या इसमें कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्या बिल्डिंग की ज़रूरत, वो सारा मैं आगे के वीडियो में ऑलरेडी कवर करने वाला हूँ। मैं डॉक्यूमेंटेशन पर NOC फ्रॉम द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपके शहर का नज़दीकी प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय का, वहाँ से आपके NOC लेनी पड़ेगी। ये सारे बैंक में, और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको बैंक फाइनेंस के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हो, बैंक फाइनेंस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी ये, और एक GST नंबर लेना पड़ेगा। बहुत सारा कोई लाइसेंसिंग की प्रक्रिया नहीं, बहुत आसान के तरीके से हो जाता है, कोई बड़ा टिपिकल जॉब नहीं है। DIC में रजिस्ट्रेशन करा लिया, वो 1 घंटे का काम है। GST नंबर आपको तुरंत किसी भी अपने लोकल अकाउंटेंट को बोलोगे, या जो अकाउंटिंग्स के काम देखते होंगे, या CA या जो भी हो आपके, आप उनको बोल देंगे। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, आप अपनी, क्योंकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से इसके जो NOC है बहुत इजीली मिलती है, बिकॉज इट्स कंसीडर्ड एज अ ग्रीन प्रोडक्ट। आप एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हो तो ये ग्रीन प्रोडक्ट की कैटेगरी में है, तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता। सिर्फ उसके कुछ गाइडलाइंस की, जो आप फ्लाई ऐश का संधारण करोगे, स्टोरेज करोगे अपने प्लांट के अंदर, वो एक कवर्ड एरिया में होना चाहिए। तो बस पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप जहाँ भी फ्लाई ऐश का कारखाना लगा रहे हो, फ्लाई ऐश को एक कवर्ड एरिया के अंदर रखो, ताकि वो आसपास खेतों में, गाँव में, घरों में उड़कर ना जाए। तो ये, या सेव वाटर, जो भी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के नाम्स होंगे वो आपको पूरे करना। इट कैन बी डन अ वेरी इजी वे। अब दोस्तों, अपन आते हैं, यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये तो छोटे छोटे प्रश्न थे जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको भी होंगे। क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं, अभी उनको कुछ भी पता नहीं, तो उनको भी ध्यान में रख के कभी भी कोई वीडियो या कोई ट्यूटोरियल प्रोग्राम चलाना पड़ता है। तो ये सारे छोटे प्रश्न जो कवर किए। अब दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे पहले दिमाग में जो आपको प्रश्न आता है, क्योंकि हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में मेरा यूट्यूब का चैनल है और मेरे से हमेशा लोग प्रश्न पूछते हैं, उसमें वीडियो देख के कमेंट करते हैं। तो एक प्रश्न कई बार लोग पूछते हैं कि सर, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए, इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए जगह कितनी लगेगी। बहुत, मेरे ख्याल से आप में से बहुतों का भी यही प्रश्न होगा कि इस इंडस्ट्री को कितनी जगह लगती है। तो देखिए दोस्तों, इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए जगह की डिमांड, आप कितने कैपेसिटी का प्लांट लगाना चाहते हो। आप रोज 2000 ब्रिक बनाना चाहते हो, या आप रोज 5000 ब्रिक बनाना चाहते हो, आप रोज 10,000 ब्रिक बनाना चाहते हो, आप रोज 50,000 ब्रिक, कितना ब्रिक आप रोज बनाना चाहते हो, इस जगह की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से लगेगी। पर मैं एक सिंप्लीफाइड वे में आपको आइडिया देता हूँ। एक आदमी मान लीजिए 10,000 ब्रिक, एक मीडियम कैटेगरी का प्लांट लगाता है जिसको एक 10,000 ब्रिक बनाना है, तो एक तो उसको कम से कम एक स्टोरेज ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें कम से कम 2 ट्रक फ्लाई ऐश आ जाए। तो वो भी आप मान के चले, और उसकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रक आपका उसके अंदर तक जाना चाहिए, ताकि वो बाहर से, नहीं तो उड़ेगी। तो करीब करीब आप मान के चलिए 500 से 700 800 स्क्वायर फीट का एक शेड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप फ्लाई ऐश का स्टोर कर सको। 15 बाई 10 का एक रूम होना चाहिए उसमें, जहाँ पे आप सीमेंट को स्टोर कर सको। उसके बाद कम से कम 2000 से 3000 स्क्वायर फीट का एक कवर्ड शेड एरिया होना चाहिए, जिसके अंदर आपकी मशीन, प्रेस जिसको बोलते हैं, मेन प्रेस बोलते हैं, अभी आगे इस वीडियो में आप देखेंगे
जो नेस्टा मशीनरी और एंडीवर जो मशीनें बनाते हैं, उन्होंने अपने वीडियो भी हमें भेजे हैं, वो इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर। आप उनकी मशीनों में देखोगे कि उसमें एक प्रेस होती है जहाँ पे ब्रिक प्रेस हो रहा है, उसका एक कन्वेयर बेल्ट होता है जो 20, 22, 25 फुट होता है, उसके आगे में पैन मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सारा मटेरियल मिक्स होता है। तो वो मशीन पूरी कवर्ड शेड के अंदर होनी चाहिए। प्लस अगर आप 10,000 ब्रिक बनाते हो तो वो 10,000 ब्रिक आज तो शेड के अंदर ही रहने वाले, उसको ग्रीन ब्रिक यार्ड बोला जाता है, क्योंकि आज तो आपने उसको ज़्यादा दूर तक उसको आप कैरी नहीं कर सकते। वो ब्रिक निकला, पैलेट में रखा, आपने उसको उठाया, तो कम से कम 3,000 10,000 ब्रिक को अंदर शेड एरिया के अंदर रखने के लिए पहले दिन आपने ब्रिक बनाई, कोई बारिश हो गई, आपने खुले में रखी हुई, पूरी ईंट खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, और ज़्यादा दूर तक उस नई ताज़ी बनी ब्रिक को कैरी भी नहीं किया जा सकता, नहीं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन डैमेज आता है, क्रैक्स आते हैं। तो शेड एरिया आपको चाहिए, तो शेड कोई 2,000-3,000 स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से आप रख सकते हैं। अब इसके बाद में आपका बाहर में एक यार्ड चाहिए, क्योंकि जब आज आप ब्रिक बनाओगे तो फिर उसको दूसरे दिन सूखने के लिए उस स्टैकिंग यार्ड बोलते हैं, जहाँ आप चट्टे लगा के रखोगे, स्टैक करके रखोगे ब्रिक को। तो स्टैक करने के लिए आप रोज 10,000 ब्रिक भी बनाते हो तो आपको महीने में कोई 2.5-3 लाख ब्रिक स्टैक करने के लिए कम से कम आधा पौना एकड़ चाहिए। तो मोटा मोटी अगर 10,000 ब्रिक का कोई प्लान कर रहा है तो 1 एकड़ बहुत अच्छी जगह होती है, सफिशिएंट होती है, ऑर्गेनाइज वे में काम करना होता है। 1 एकड़ मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आज आप फ्लाई ऐश ब्रिक बना रहे हो तो कल हो सकता है उसमें आप पेवर ब्लॉक का भी प्लांट लगाओ, एक्सपांशन की भी गुंजाइश रहनी चाहिए, उसमें एक वाटर पंप होगा, बोर करोगे, अपना ऑफिस बनाओगे कुछ, तो 1 एकड़ लैंड इज अ सफिशिएंट। मैं क्यों बोलता हूं कि जब स्टैक यार्ड में आपको महीने आप सोचोगे हम तो ब्रिक बनाएंगे तो उसको रखने की क्या जरूरत है। दोस्तों, फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसको आप आज बनाओगे तो कम से कम 10 दिन से 15 दिन तो आपके पास रहना ही है, उसके बाद ही वो डिस्पैच होगा। भले कस्टमर आपके दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन आप आज बना के उसको कल ब्रिक नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रिक को, आज बनाई हुई ब्रिक को अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए 28 दिन चाहिए, क्योंकि सीमेंट की है, और वो भी जब आप प्रॉपरली क्यूरिंग करेंगे। ये और बात है कि हमारे पास कुछ सर्टेन रेसिपीज हैं, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट के डिज़ाइन है, क्योंकि हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन केमिकल्स ओरिएंटेड है। हमने कुछ मिक्स डिज़ाइंस और कुछ एडमिक्सचर्स बनाए हैं कि जो ब्रिक आप 28 दिन के बाद डिस्पैच करते हो, वो हमारी कंपनी के, उसके बारे में कभी लास्ट में बात करेंगे अगर आप लोग चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट क्या है, तो उसको इस्तेमाल करने के बाद आप 7 से 10 दिन में डिस्पैच कर सकते हो, उसके बड़े फायदे हैं। आज लेकिन प्योरली हम लोग बात करेंगे फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री के बारे में, तो इसलिए इतनी जगह की जरूरत होती है। अब दोस्तों, जो इसके लिए पावर कितना चाहिए, अब आप मशीन लगाओगे तो मशीन वाला आपको बताएगा इसमें इतनी HP की मोटर होंगी, इतना होगा। तो मान लीजिए आपका 35 किलोवाट का उसमें लोड है, तो आप 40 किलो 50 किलो का लोड लेके रखें। दूसरा, आप देखें जहां पे आप फैक्ट्री लगा रहे हैं वहां पे 11 kVA या 33 kVA की लाइन गई है कि नहीं है, क्योंकि आपको इंडस्ट्रियल कनेक्शन ही लगेगा। तो उस हिसाब से आप 50 किलोवाट के अंदर में आपको अपना ट्रांसफार्मर लगाने की भी जरूरत नहीं होती, या गवर्नमेंट की किसी सब्सिडी से या कोई स्कीम से मिलता है। तो आप वहां देखो कि आप जहां पे प्लांट लगा रहे हो वहां पे ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, और अगर ट्रांसफार्मर है और आपको वहाँ पे 25 किलो लोड की आवश्यकता है तो उस ट्रांसफार्मर में उतनी जगह भी है कि नहीं है कि आपको कनेक्शन मिल सके। अब वहाँ पे 200 kVA का ट्रांसफार्मर लगा, 190 किलो का लोड पहले ही बटा हुआ, तो आपको तो नहीं मिलेगा कनेक्शन। उसके लिए फिर आपको एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, या MPEB से बात करके या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट से बात करके आपको बड़े तो ये भी पता करें कि जहाँ प्लांट लगा रहे हैं वहाँ 11 kVA है कि नहीं है, 33 kVA है कि नहीं है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है कि नहीं है। ट्रांसफार्मर है तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कनेक्शन का अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ये बारीक सी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। जहाँ प्लांट लगा रहे हो वहाँ पे पानी की क्या स्थिति है, बोर में पानी है कि नहीं, क्योंकि ये धंधा पानी से चलता है। आप ईंट बनाओगे, मसाला बनाओगे, लेबर है, सबको पानी चाहिए। तो और दूसरा, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, आप जहां भी प्लांट लगाएं वहां पे आप देख लें कि वहां पे, कई बार क्या होता है, लोग गाँव में छोटी छोटी जगहों पे सस्ती, क्योंकि बड़ी जगह चाहिए तो शहर में तो मिलती नहीं, तो गाँव में लोग जमीन खरीद लेते हैं सस्ती होने का। पर आप वहां देखें कि बिजली के बारे में तो मैंने बताया, वहां पे अप्रोच रोड, मतलब 40 टन 50 टन वजन की गाड़ी उस रोड में जाना परमिसेबल है कि नहीं है, और है तो वो पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है। क्योंकि आप ईटा भले ट्रांसपोर्ट कर लोगे ट्रैक्टर ट्रॉली से, लेकिन जब भी फ्लाई ऐश आएगी वो मल्टी एक्सल में ही आएगी। तो रोड इतनी दमदार भी होनी चाहिए और इतनी चौड़ी भी होनी चाहिए कि आपके प्लांट तक जाने का अप्रोच रोड प्रॉपर होना चाहिए। तो ये एक बारीक सी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों आते हैं
फ्लाई ऐश ब्रिक के रॉ मटेरियल्स में क्या क्या रॉ मटेरियल लगते हैं। तो फ्लाई ऐश ब्रिक बनाने के लिए जैसा आप जानते हो कि फ्लाई ऐश ब्रिक का मतलब ये कि जिसमें फ्लाई ऐश ब्रिक तो है, पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या फ्लाई ऐश ब्रिक की जो परिभाषा है भारतीय मानक ब्यूरो के हिसाब से कि वह ईंट ही जिसमें अपने वजन का 50% फ्लाई ऐश मिक्स किया गया है उसे ही फ्लाई ऐश ब्रिक की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ये नियम है। तो दोस्तों सपोज आपकी एक ईंट है 3 किलो की, तो उसमें 1.5 किलो फ्लाई ऐश होना ही चाहिए। दिस इज द नॉर्म्स फॉर द ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो फ्लाई ऐश ब्रिक की तो फ्लाई ऐश में एक तो लगेगा फ्लाई ऐश या पॉन्ड ऐश, जो इन दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल करके ईंटें बना सकते हो। दूसरा इसमें लगेगा सीमेंट। सीमेंट एज अ बाइंडर। कोई आप किसी चीज को बनाना है तो एक फिलर मटेरियल होता है, दूसरा बाइंडर होता है। तो फिलर मटेरियल हो गया फ्लाई ऐश और क्रशर की डस्ट या सैंड, स्टोन डस्ट, एम सैंड कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो फ्लाई ऐश, स्टोन डस्ट, क्योंकि क्रशर की डस्ट या रेत, और तीसरा आइटम होगा सीमेंट एज अ बाइंडर। तो 3 रॉ मटेरियल मोटा मोटी इसमें यूज होते हैं फ्लाई ऐश को बनाने के लिए। बाइंडर के तौर पे कभी कुछ जगहों पे लोग चूना और जिप्सम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि आगे आएंगे। तो फ्लाई ऐश ब्रिक में क्या क्या रॉ मटेरियल्स लगते हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसके लिए रिक्वायर्ड प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग कि इसके लिए क्या क्या प्लांट एंड मशीनरी लगते हैं। तो इसके लिए एक ब्रिक का प्रेस लगता है और मशीनें जो दोस्तों देखिए फ्लाई ऐश ब्रिक की जो मशीनें होती हैं, इस टॉपिक को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ब्रिक की मशीनें कई टाइप के आते हैं। आप मशीन देखने जाएंगे, जो अभी आप वीडियो में मशीन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी टाइप मशीन। अब स्टेशनरी टाइप में भी मशीनें होते हैं हाइड्रोलिक, जिसमें सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेशर ही काम करता है। दूसरी टेक्नोलॉजी होती है वाइब्रो हाइड्रो टेक्नोलॉजी, तो ये स्टेशनरी टाइप मशीन्स हो गई। दूसरी मशीन होती है रोटरी टाइप मशीन। आप YouTube में वीडियो में आप करके देखिएगा कहीं पे रोटरी टाइप फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन्स। स्मॉल स्केल के लिए रोटरी टाइप मशीन भी बहुत अच्छी होती हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग मोल्ड से भी ब्रिक बनाते हैं। प्लास्टिक के मोल्ड बाजार में मिलते हैं। कोई बहुत छोटी पूंजी में काम करना चाहता है तो लोग 50,000 1 लाख रुपए की मशीनें लेके आते हैं। उससे अच्छा मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप प्लास्टिक के मोल्ड और वाइब्रो टेबल ले आए। कोई 2000 मोल्ड आप खरीद लीजिए प्लास्टिक के मोल्ड में, और उसमें भी आप ढाल के ईंटा बना सकते हो और अच्छा ईंटा बनता है। तो मोल्ड में भी आप ईंटा बना सकते हो, रोटरी टाइप मशीन में ईंटा बना सकते हो, मैनुअल प्रेस में बना सकते हो, वाइब्रो हाइड्रो हाइड्रोलिक प्रेस में ईंटा बना सकते हो। अब दोस्तों ये होता है जब हाइड्रोलिक प्रेशर में या वाइब्रो हाइड्रोलिक प्रेशर में अपन काम करते हैं तो प्रेस की एक कैपेसिटी होती है जो टनेज में कैलकुलेट की जाती है, कितने टन का प्रेस चाहिए। अब उस कितने टन के प्रेस के अलावा क्योंकि कितने ब्रिक एक बार में निकाल रही है वो मशीन, उसके हिसाब से उसमें कितने टन का प्रेशर होना चाहिए। प्लस उसके पीछे जो पैन मिक्सचर है, क्योंकि वही माल को मिक्स करके दे रहा है। आपकी ईंट हो सकता है कि 1 घंटे में 1200 ईंट निकाल दे, लेकिन पीछे जो आपने उसका पैन मिक्सचर लिया है वो 1 घंटे में इतना माल ही तैयार कर सकता है जिसमें 600 ईंटें भी बनाई जा सकती है। तो सिर्फ वो मशीन कितनी बार ऊपर नीचे आती है, इससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो खरीदते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपकी मशीन में कितने टन का प्रेस है, उसके पैन मिक्सचर की क्या कैपेसिटी है, पैन मिक्सचर में जो मोटर लगे वो कितने HP की है। इस तरीके से बारीक चीज़ें होती हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। और टाइप्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में मैंने बात की। अब दोस्तों मोटा मोटी कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बात है तो हर मशीन सप्लायर होता है, आप उनसे जब भी मशीन खरीदे वो आपको कोटेशन देंगे, कितने कैपेसिटी की मशीनें हैं, क्या कैसे हैं, उनको आप अपने लेवल पे नेगोशिएट करके आप उनसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ मशीन सप्लायर से जब आप मशीन खरीदते हो कुछ चीज़ें इसमें रह जाती हैं जिसको आप कैलकुलेट नहीं करते हो इंडस्ट्री लगाने के वक्त पे, और बाद में आपका बजट चरमरा जाता है। मैं सच बोलता हूँ, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने प्लान किया था 50 लाख में हमारा ईंट का प्लांट चालू हो जाएगा, और उन लोग का बाद में 70-75 तक चला गया तो उनके पास रनिंग कैपिटल नहीं बची। तो क्या होता है, जैसे आप मशीन खरीदोगे तो प्रेस, आप मशीन खरीदोगे जब तो आपको मशीन वाला क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस देगा, कन्वेयर बेल्ट देगा और पैन मिक्सचर देगा। एक छोटी मशीन की बात करता हूँ। अब मशीन आप चेक करो वो बेल्ट प्रेस है कि पैलेट प्रेस है। अगर बेल्ट प्रेस मशीन है
तो नॉर्मली एक कन्वेयर बेल्ट होता है, उस पर ब्रिक प्रेस होती है, आगे बढ़ जाते हैं, उस ब्रिक को उठा के लकड़ी के पैलेट्स पे इकट्ठा किया जाता है। तो अब 10,000 ब्रिक को आपको स्टैक करने के लिए जो आप स्टील के या लकड़ी के पैलेट भी बनाओगे तो वो भी कोई 3-4 लाख रुपए का खर्चा होता है। या फिर अगर आप पैलेट प्रेस मशीन होती है तो लकड़ी के पैलेट्स होते हैं, प्लाई के, कंपोजिट प्लास्टिक के, तो पैलेट भी 250-300 रुपए का होता है। इस तरीके के छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, जब आप मशीन खरीदोगे तो हाइड्रोलिक ऑयल 1 ड्रम लग जाएगा, वो 40-50 हज़ार रुपए का हो जाता है। वो मशीन के साथ मशीन वाला नहीं देगा, आप मशीन खरीदोगे उसमें स्टार्टर्स लगने हैं, केबल लगनी है, इलेक्ट्रिफिकेशन लगना है, ये सारे बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, इनको आपको मशीन खरीदते वक्त ध्यान रखना है। और दोस्तों मैं एक छोटी सी बात के बाद में आज इस वीडियो को एंड करूंगा अगले सेशन के लिए, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है। आधे घंटे में इसे समझाना तो क्या, ये मेरे अपने 15-20 सालों का तजुर्बा आधे घंटे में नहीं समझाया जा सकता, इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं। तो आज रनिंग कैपिटल के चैप्टर को आप अच्छे से समझ लो दोस्तों। रनिंग कैपिटल आपके प्लांट के इन्वेस्टमेंट से भी 3 गुनी कई बार पहुंच जाती है। वो क्यों पहुंच जाती है मैं आपको बता दूं। सपोज करो दोस्तों, आप एक 10,000 ब्रिक बनाने की इंडस्ट्री लगाते हो और एक ब्रिक की कॉस्ट आपके शहर में मान लीजिए 4 रुपए आती है, तो आप पर डे कितना खर्च कर रहे हो? 40,000 रुपए। अब ये ब्रिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आप बनाओगे तो 28 दिन तो आपके पास ही रहना है, वो कोई पैसा लेके भी खड़ा है तो आप नहीं देने वाले। तो 28 दिन तक आप जब ब्रिक बना रहे हो, 1 महीना ब्रिक बना रहे हो मान लीजिए, तो 40,000 रुपए रोज, आप 25 दिन भी प्लांट चलाते हो तो 10 लाख रुपया तो ये होता है। अब 28 दिन के बाद आप किसी का ब्रिक सप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं कोई खड़ा है आपको पैसा देने के लिए, वो बोलेगा भेजते जाओ करते, तो आपका पैसा करीब करीब 2 से 3 महीने में आता है। तो 10 लाख रुपए की रनिंग कैपिटल अगर 1 महीने के लिए लगते हैं तो 30 लाख 40 लाख रनिंग कैपिटल भी लगती है। तो दोस्तों इस धंधे में उधारी भी फंसती है, कॉन्ट्रैक्टर्स को आदमी काम में देता है, तो आप ये मान के चले कि रनिंग कैपिटल की व्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी वो आदमी इस बिजनेस में इतना ही सर्वाइव करने वाला है। दोस्तों अगली बार जब मैं आऊँगा इस वीडियो में तो आपके साथ बात करूँगा कि ब्रिक की क्या साइजेज होती हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के क्या नॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट की बल्क डेंसिटीज़ क्या होती हैं, रॉ मटेरियल की बल्क डेंसिटीज़ क्या होती हैं, फ्लाई ब्रिक की कितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है BIS के हिसाब से, ब्रिक का और मैं आपको सिखाऊंगा फ्लाई ऐश ब्रिक का सीमेंट के साथ जब फार्मूलेशन करते हैं तो उसमें स्टोन डस्ट का क्या परसेंटेज होना चाहिए, उसमें सीमेंट का क्या परसेंटेज होना चाहिए, उसमें फ्लाई ऐश का क्या इस फार्मूलेशन को बारीक से बारीक बात करेंगे। और उसके बाद में जब आऊँगा तो लाइन जिप्सम पे आपसे ईंट पे बात करूँगा, और उसके बाद जब आऊँगा तो आपसे बात करूँगा ब्रिक की कॉस्ट को कैसे निकाला जाए। एक एक नया पैसे का कैलकुलेशन होना चाहिए, आपको अपनी परचेज कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत कुछ है, ये देखिए मैं बहुत सारी लिस्ट बना के आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन एक ही बार में बहुत ज़्यादा किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए, नहीं तो अजीर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आपको बताते हो मुझे फिर से हर्ष हो रहा है कि आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, कंस्ट्रक्शन केमिकल कंपनी, दूसरा एंडेवर इंटेलिजेंट इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड महसाणा गुजरात, और नेस्टा मशीनरी गुजरात आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ये स्किल से दूर होगी मुश्किल, ज्ञान ही शक्ति है सर। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, स्किप ना करें। धन्यवाद।